चैनल बीएमएस कैफे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धातु भेद, पुरुष संगठन और पुरुष एस डिफरेंट परसेप्शन। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि पुरुष को अलग अलग बेसिस पे किन किन बेसिस पे क्लासिफाई किया गया और उन पुरुष का मतलब है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पुरुष क्या है और पुरुष। अब देखिए ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि ये टॉपिक कॉमन है, क्योंकि टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है पदार्थ विज्ञान में, उतना ही इंपॉर्टेंट है क्रिया शारीर में और उतना ही इंपॉर्टेंट है रचना शारीर में। तो ये टॉपिक हमारे मतलब 3 सब्जेक्ट में बहुत कॉमन है, तो किसी न किसी में ये चीज़ आपको फेस करिए, टॉपिक आपको फेस करने को मिल जाएगा। इससे फ़ायदा ये और होगा कि एक टॉपिक तैयार करने से हम 3 सब्जेक्ट को देख लेंगे एक साथ। ठीक है, क्योंकि ये तीनों में ही कॉमन है, किसी पेपर में तो आपको दिख ही जाएगा। इवन इन 2 मार्क्स क्वेश्चन, इन 15 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स में कोई एक पर्टिकुलर पुरुष आपसे पूछ लिया जाएगा और 15 मार्क्स में आपसे सारे के सारे ही पुरुष पूछ लिए जाएंगे। जैसे कि इस बार हमारे क्वेश्चन में आया था, प्रकृति की परिभाषा बताते हुए विभिन्न प्रकृति पुरुषों के लक्षणों का वर्णन करें। 15 मार्क्स क्वेश्चन है ये, तो इसमें हमें सारे ही पुरुषों का वर्णन करना पड़ जाएगा। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। इसका श्लोक ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप श्लोक याद ही कर लें, और अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो श्लोक याद करना ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, एक एक लाइन का श्लोक है और ये श्लोक कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, तो इसलिए ये याद करना बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। इससे मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, क्योंकि 15 मार्क्स का है तो हर चीज़ श्लोक के साथ लिखेंगे तो और अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए पुरुष होता है क्या, सबसे पहले यही डिफाइन कर लेते हैं। छोटा सा श्लोक है, पुरुषेते इति पुरुष। तो पुरुष क्या है, देखिए जो आत्मा होती है, जो हमारे बॉडी में जो कॉन्शियसनेस है, आत्मा चेतना, वही जो बॉडी में रहता है उसे ही कहते हैं पुरुष। ठीक है, तो चेतना और आत्मा विच लाई इन द पंचभौतिक शरीर इसको और पुरुष। ठीक है, अब इस पुरुष को अलग अलग बेसिस पर डिफाइन किया गया, क्योंकि हमें अलग अलग तरीके से इसको हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो देखिए एक धातुज पुरुष, तो देखिए अगर कभी कोई 2 मार्क्स में, वही मैंने कहा ना, एक पर्टिकुलर कोई पुरुष पूछ लिया जाएगा, कभी 15 मार्क्स में आपको सारे ही लिख के आने। तो ये टॉपिक तैयार करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक धातुज पुरुष, ठीक है, इसका डेफिनेशन है चेतना धातु रप्य का स्मृता पुरुष संज्ञ का। ठीक है, तो वो जो बॉडी में जो एक चेतना धातु है, जो आत्मा है, उसे ही हम कहते हैं एक धातु पुरुष। ठीक है, इसमें एक तरीके से हम ये देखते हैं कि बॉडी कैसे कैसे आगे को इवोल्यूटेड हो रही है, इवोल्यूशन उसका हो रहा है, इन द सेंस समझ सकते हैं। देखिए है ना, कोरिलेशन उसको हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे पहले हमने आत्मा ही देखा, आत्मा के साथ साथ अलग अलग बेसिस पे, क्योंकि पुरुष को डिफाइन किया गया है, कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो चेतना धातु रप्य का स्मृता पुरुष संज्ञ का, द चेतना धातु और आत्मा इज कंसिडर्ड एज पुरुष। तो बहुत ईजी है, कोई टफ बात नहीं है। द आत्मा अलोन इटसेल्फ टू बी ट्रीटेड एज एक धातु पुरुष, इट इज कांस्टेंट। ओके, ये कांस्टेंट है आत्मा, इट मीन्स ये तो हमेशा रहेगी, है ना। ठीक है, इसके बाद आता है द्विधातु। इसके बाद देखिए एक धातुज हो गया, द्विधातुज पुरुष या फिर द्विधात्मात्मक पुरुष भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑल द्रव्य आर पंचमहाभौतिक, जैसे कि हमें पता है सारे द्रव्य पंचभौतिक होते हैं। ड्यू टू एक्सेसिव अग्नि और सौम्य गुण, पुरुष इज कंसिडर्ड एज अग्नि सोमात्मकम। क्योंकि देखिए हमें पता है कि हमारा जो शुक्र है, शुक्र का सोम गुण होता है, और क्या कहते हैं हमारे आर्तव का आग्नेय। ठीक है, तो इन आर्तव और शुक्र के कॉम्बिनेशन से गर्भ बनता है। ठीक है, इसलिए आगे ये गर्भ एक पर्टिकुलर ह्यूमन के फॉर्म में डेवलप होगा, है ना। तो इसको हम अग्नि सोमात्मक पुरुष भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अग्नि गुण इन आर्तव एंड सौम्य गुण इन शुक्र, गर्भ इज अग्नि सोमात्मकम, दिस इज कॉल्ड द्विधातुज पुरुष। ठीक है, तो हम एक तरीके से अपने आप को द्विधातुज पुरुष भी बोल सकते हैं, क्योंकि वी आर डोमिनेंट इन अग्नि और सोम गुण। ओके, इसको अलग बेसिस पे भी बोला गया है, जैसे क्षेत्र और क्षेत्रज के को कंसिडर करते हुए कि क्षेत्र इट मीन्स शरीर, और जिसमें और इस क्षेत्र में जो रह रहा है वो हो गया हमारा क्षेत्रज, जो कि आत्मा। ठीक है, तो ये कोई टफ नहीं है। पहले एक धातुज पुरुष हो गया, फिर हमारा द्विधातुज पुरुष हो गया। इसके बाद आते हैं हम त्रिधातुज पुरुष। ठीक है, तो इसको 3 बेसिस पे बोला गया है। देखिए एक होता है त्रिदंडात्मक पुरुष। ठीक है, तो उसको क्योंकि त्रिदंड बोलते हैं सत्व, आत्मा और शरीर। ठीक है, ये आप एकदम याद कर लीजिए कि त्रिदंड सत्व, आत्मा और शरीर को ही बोलते हैं। तो ठीक है, जिस पुरुष में ये तीनों चीजें हैं वो त्रिदंडात्मक पुरुष है।
सत्व माने मन, आत्मा और शरीर, ठीक है। हम लोग इसका भी एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो देखिए, द एग्रीगेशन ऑफ सत्व आत्मा शरीर इज कॉल्ड त्रिदंडात्मक पुरुष। सत्य आत्मा शरीरम च त्रयमेते त्रिदंडवत। ओके, कोई टफ श्लोक नहीं है, 3 वर्ड्स तो हमें वैसे भी याद रखने थे, बस च त्रयमेते त्रिदंडवत याद रखना है, ठीक है। तो क्या इसमें टफ है, ये इजिली हो जाएगा और अच्छे इंप्रेशन भी पड़ेगा। इसके बाद आता है हमारा त्रिगुणात्मक पुरुष। तो हम जानते हैं कि हमारे 3 गुण होते हैं, मानसिक गुण, सत्व, रज और तम, ठीक है। तो दो जिस पुरुष में ये तीनों होते हैं वो त्रिगुणात्मक पुरुष कहलाता है, सत्व, रज और तम। और ये सब में ही होते हैं, ठीक है। सब में ही सत्व होता है, सब में ही रज होता है, सब में तम होता है, ठीक है। तो वही है कि पुरुष को बस अलग अलग बेसिस पे, क्योंकि हमें सारी चीजें कंसिडर करनी थी, एक चीज में हम डाल नहीं सकते थे, सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, तो अलग अलग बेसिस पे, क्योंकि हम अलग अलग बेसिस पे ही उसको क्लासिफाई करते हैं ताकि हम इसको इजिली स्टडी कर सकें। तो ठीक है, इसके बाद आता है त्रिदोषात्मक पुरुष, ठीक है। पुरुष डेट हैव वात, पित्त एंड कफ आर कंसिडर्ड त्रिदोषात्मक पुरुष, ठीक है। इसके बाद आता है सीधे हमारा पंच धात्वात्मक पुरुष या पंच धातुज पुरुष, ठीक है। तो देखिए, ये वाली लाइन बहुत अच्छी है, आप याद कर लीजिएगा। महाभूतानी खा वायु अग्नि राप और क्षितिस्तथा, ठीक है। तो वही महाभूतानी खा वायु अग्नि और आप, है ना, जल को आप बोलते ना, अब तो वो महाभूतानी ख माने आकाश, वायु, अग्नि, अप, क्षितिज तथा, ठीक है। तो जो पुरुष पंच भूतों से फॉर्म है तो उसको हम बोलते हैं पंच धात्वात्मक पुरुष। तो पुरुष दैट इज फॉर्म बाय द पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो ये श्लोक आप याद कर लीजिएगा। तो वो हमारा पंच धात्वात्मक पुरुष हो गया। इसके बाद आता है हमारा षट धातु पुरुष। तो देखिए, ये वाला जो षट धातु पुरुष है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर अक्सर ही पूछ लिया जाता है। तो देखिए, पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति उच्यते। देखिए, इसमें शरीरी वर्ड भी यूज हो रहा है। शरीरी वर्ड हमें पता है कि जैसे रचना शारीर में शरीर, शारीरी, शरीरी, ठीक है। तो शरीरी क्या है, आत्मा, चेतना, ठीक है। तो ये वाला जो श्लोक है, ये वाला श्लोक, इतना ही लाइन आप हम शरीरी वाले श्लोक में भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास आत्मा लिखने को आ रहा है, तो देखिए ये कॉमन एक श्लोक हो गया कि अब अगर शरीरी आ रही है हमारे पास, लिखने को आत्मा आ रहा है, तो हम ये श्लोक उसमें भी डाल सकते हैं। तो देखिए, घाटा नहीं है याद करने में, बस जब षट धातु से लिखेंगे तो ये लाइन और जोड़ दीजिएगा तो अच्छा पड़ जाएगा इंप्रेशन, ठीक है। तो देखिए, षट धातु पुरुष पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुष इति उच्यते स एष कर्म पुरुष चिकित्सा अधिकृत द एग्रीगेशन ऑफ पंच महाभूत। अब पंच महाभूत का तो शरीर बना ही था, बॉडी तो पंच महाभूत से फॉर्म हो गई, बट उसमें कॉन्शियसनेस किसकी वजह से डेवलप हुई, आत्मा की वजह से। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चिकित्सा के लिए, क्लिनिकल के लिए यही पुरुष, क्योंकि हम कभी भी डेड बॉडी को ट्रीट नहीं करते हैं, या मतलब डेड बॉडी का ट्रीटमेंट नहीं होता है। अगर ट्रीटमेंट होगा, क्योर करेंगे, तो वो तो हम किसी जिंदा या लिविंग बॉडी पे ही करेंगे ना, ठीक है। इससे हम सीख सकते हैं डेड बॉडी से, बट उसको हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। इसलिए इसको चिकित्सा अधिकृत पुरुष भी बोला है, क्योंकि इस चिकित्सा इसी पुरुष की होती है जो कॉन्शियस है और उसकी बॉडी है, ठीक है। तो द एग्रीगेशन ऑफ पंच महाभूत एंड आत्मा इज कॉल्ड षट धातु पुरुष, ऑल्सो नोन एज कर्म पुरुष और चिकित्सा पुरुष। इसलिए कभी कभी सीधे ये बोल देते कर्म पुरुष बताइए या चिकित्सा पुरुष बताइए, तो इसके साथ साथ इसके नाम आपको याद रखने जरूरी है। साथ में इसका षट धातु है, तो ये भी खाद्य से चेतना, षष्ठ धातु व पुरुष स्मृता, ठीक है। खादी माने आकाश और आदि महाभूत और चेतना, ये दोनों से मिलके बनता है षट धातु पुरुष, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा त्रयोदश धातु पुरुष, ठीक है। सीधे देखिए, अब तक हमने देख लिया 1 2 3 एंड देन 5 और 6, ओके, 4 नहीं था, 5 6, इसके बाद सीधे 13, ठीक है। तो बस इसका तो बहुत ईजी है, ये तो हमने हर जगह पढ़ा हुआ है, दोष धातु मला मूलम ही शरीरम। तो जिस पुरुष में इन तीनों का एग्रीगेशन है, तीनों का कॉम्बिनेशन है, वो हमारा त्रयोदश धातु पुरुष कहलाएगा। देखिए, त्रिदोषा हमें पता है, वात पित्त कफ, त्रिमला भी हमें पता है, मूत्र पुरुष श्वेत, सप्त धातु हम जानते ही हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ठीक है। तो ये हमारा हो गया त्रयोदश धातु पुरुष। इसके बाद हमारा आता है चतुर्विंशति पुरुष, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पुरुष है, क्योंकि ये इसमें ये सारी चीजें इंक्लूड करता है, प्रकृति एज वेल एज विकृति, फिर आत्मा, इंद्रिय, सब इसमें इंक्लूड हो जाती है। इसलिए अगर एग्जामिनर चाहे तो सीधे, क्योंकि ये पुरुष एकदम से वाइवा वगैरह में भी एकदम से पूछ लिया जाता है, सारी चीजें इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, चतुर्विंशति पुरुष, इसका
श्लोक आपको अगर थोड़ा सा टफ लगेगा, बट अगर आप 2-3 बार भी पढ़ेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। देखिए इससे बस फायदा ये है कि ये श्लोक हम और जगह भी, जैसे क्योंकि तीनों ये जो टॉपिक हमारा तीनों सब्जेक्ट का है, तो ये किसी में भी आ जाएगा। कम से कम कुछ चीज़ें तो हम इतनी अच्छे से तैयार कर ही सकते हैं कि हम उसको अच्छे वे में लिख पाएँ। कुछ टॉपिक्स हमें ऐसे आने चाहिए ताकि उसका आंसर भी हम अच्छे वे में कर पाएँ। पुनश्च धातु वेदन चतुर्विंशति स्मृतः मनोदशेन्द्रियाणि यर्था प्रकृति चास्त्र धातु की। ठीक है, मन और दशेंद्रिय प्रकृति जो 8 प्रकृति हैं। ठीक है, तो चतुर्विंशति पुरुष किसे कहते हैं? देखिए इसको हम राशि पुरुष और संयोग पुरुष भी बोलते हैं। ठीक है, कभी सीधे पूछ लिया जाता है राशि पुरुष किसे कहते हैं, संयोग पुरुष। ठीक है, तो हम बस पुरुष विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 24 तत्व। 24 तत्व हुए कैसे? अब देखिए ये एक तो पुरुष में भी आ जाएगा, जनरली सीधे भी आपसे कोई पूछ सकता है 24 तत्व बताइए या फिर 8 प्रकृति बताइए, 16 विकार बताइए। ये चीज़ भी रचनाचार्य में ही उतनी इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा ये क्या कहते हैं हमारा पदार्थ विज्ञान में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ इतनी कॉमन है कि ये हम किसी में भी इंक्लूड करके ले सकते हैं। तो देखिए 8 प्रकृति होती हैं जो कि हमारी अव्यक्त महान अहंकार और पंच तन्मात्रा होती हैं। अगर आपने षष्ठी उत्पत्ति क्रम पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि अव्यक्त से बनता है महात से बनता है अहंकार। ठीक है, अहंकार से सत्व रज तम बनता है। ठीक है, उससे सत्व रज और तम, तो सत्व और रज मिलके बनाते हैं 11 इंद्रिय। ठीक है, और क्या कहते हैं जो रज और तम होता है उससे मिलके बनता है पंच तन्मात्रा एंड पंच तन्मात्रा आगे फॉर्म करती हैं पंच महाभूतों को। एक्चुअली अगर ये चीज़ आपको पढ़नी है ना तो सबसे मेरी वीडियो पड़ी हुई है सांख्य दर्शन पे, उसमें षष्ठी उत्पत्ति क्रम को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ जाके आप पहले षष्ठी उत्पत्ति क्रम पढ़ लीजिएगा। वो षष्ठी उत्पत्ति क्रम ऐसा टॉपिक है जो आपको टिप पे याद होना चाहिए। ठीक है, वो जब आपको अच्छे से ईजी है, कुछ टफ है नहीं। तो देखिए उसमें मैंने प्रकृति विकृति किसे कहते हैं क्या कहते हैं मैं इसमें भी बताऊंगी, बट उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप जाके सांख्य दर्शन की वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो देखिए प्रकृति वो होती है जिससे कुछ फॉर्म जो बर्थ डे पर उसका बर्थ किससे हुआ है नहीं पता, या फिर उसका बर्थ किसी से नहीं होता, वो सिर्फ बर्थ देती है। विकार क्या होते हैं? जो बर्थ लेते भी हैं और आगे बर्थ देते भी हैं। ठीक है, तो प्रकृति अव्यक्त से बनता है महात से बनता है अहंकार, ये एक दूसरे को बर्थ दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद पंच तन्मात्रा आती है प्रकृति में हमारी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ठीक है, और 16 विकार में हमारे आते हैं 11 इंद्रिय। ठीक है, मन ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय। ठीक है, और हमारा पंच महाभूत आता है। ठीक है, तो अगर ये लिखने को आए तो आप 11 इंद्रियों के नाम भी लिख के आएंगे, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय, ताकि आंसर बहुत अच्छे से, क्योंकि बड़ा भी दिखना चाहिए। तो कहने को तो बात यही खत्म हो गई थी, ये और बस ये, बट आंसर को कितने अच्छे से लिखा जा सकता है नंबर उसी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो आप हमारी सांख्य दर्शन की वीडियो देख सकते हैं, उसमें षष्ठी उत्पत्ति क्रम में मैंने ये सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसके बाद आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बस मैं आपको क्योंकि पुरुष पढ़ा रही हूँ तो मैं टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना चाहती, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि 8 प्रकृति और 16 विकार से जो मिलके बनता है वो होता है चतुर्विंशति पुरुष। तो 8 प्रकृति हमारी अव्यक्त मान अहंकार और पंच तन्मात्रा, क्योंकि आगे चल के पंच तन्मात्रा किसे फॉर्म करती है? पंच महाभूत को, तो ये फॉर्म कर रही है, बर्थ दे रही है। ठीक है, तो इसलिए पंच तन्मात्रा हो गई। अब ये बर्थ ये लेते ही हैं क्योंकि ये बर्थ लेते हैं। ठीक है, विच गिव एंड टेक बर्थ, ओके सॉरी विच टेक बर्थ, ओके। तो मन ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय पंच महाभूत। ओके, इसके बाद आता है हमारा पंचविंशति पुरुष। ठीक है, तो देखिए पंचविंशति पुरुष में बहुत, क्योंकि इसमें क्या है 24 जो तत्व अभी हमने पढ़े उसमें अगर हम आत्मा ऐड करते हैं तो हमारे 25 तत्व पूरे हो जाएंगे, और ये जो पुरुष होता है ये हमारा पंचविंशति पुरुष होता है। ठीक है, इसमें हम ये कॉमन श्लोक डाल सकते हैं, क्योंकि ये श्लोक गर्भ में भी यूज होगा। रचनाचार्य में अगर गर्भ की डेफिनेशन आ रही है तो ये श्लोक आपको लिख के आना ही आना है, तो वहाँ तो आपको याद करना है। आप ये यहाँ पे भी डाल सकते हैं, डाल सकते हैं कि आपको डालना ही है। ठीक है, तो बहुत तो फायदा हो गया कि एक श्लोक से हम 2 चीजें कवर कर ले रहे हैं। तो ये श्लोक आपको एकदम टिप पर रट जाना चाहिए। शुक्र शोणित गर्भाशी अस्तम आत्म प्रकृति विकार संग मूर्छितम गर्भ इति उच्यते। ठीक है, तो शुक्र और शोणित के संयोग के समय आत्मा और 8 प्रकृति और 16 विकार के कॉम्बिनेशन से जो फॉर्म होता है, जो कि गर्भ फॉर्म होता है, उसे ही हम पंचविंशति पुरुष कहते हैं। ठीक है,
तो गाइज ये हमारा पुरुष वाला टॉपिक पूरा हुआ। बहुत इजी है और इतना कॉमन है और इतना इम्पोर्टेंट है कि बस कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। इसलिए कुछ तैयार होना हो ये तो आपको टिप पे होना चाहिए कि लास्ट टाइम इतना तैयार कर लीजिए कि लास्ट टाइम इसे देखने की भी जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो है क्या, पहले एक धातुज, फिर द्विधातुज, फिर त्रिधातुज, जिसमें हम त्रिगुणात्मक, त्रिदंडात्मक और त्रिदोषात्मक देखेंगे। फिर फोर्थ को हटा दीजिए, पंचधातुज, षट धातुज है, ठीक है। इसके बाद सीधे 13 त्रयोदश धातुज, फिर 24 चतुर्विंशति, और इसमें एक ऐड कर देंगे तो हमारा पंचविंशति बन जाएगा। ओके, तो गाइज ये टॉपिक यही खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।